अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। मोदी जी के मैनेजमेंट का जवाब नहीं। आजाद भारत में अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसा पहली बार हो रहा है जहां मंत्रिमंडल में टैलेंट है, जातिगत समीकरण भी साधे गए हैं, स्टेट सिलेक्शन भी दिखाई देता है और साथ ही कल के विस्तार के बाद मोदी का एकदम क्लियर संदेश भी आ गया है। टारगेट सेट करो तो उसे जी जान लगाकर वक्त रहते पूरा करो। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की कड़ी में बात सियासत की सोशल इंजीनियरिंग की होगी। काशीराम ने बहुत पहले कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मोदी ने साल 2021 में वही किया जिसे देखकर विरोधी भी हैरान है। आखिर कल का विस्तार क्यों साइंटिफिक विस्तार है? मोदी ने इसके लिए कितनी मेहनत की है? क्या मेहनत है? फोकस कहां रखा है और फोकस किस लिए रखा है, सब बताएंगे क्योंकि यह तैयारी 2024 के कुरुक्षेत्र की है। लेकिन सबसे पहले यह बड़ी खबर देखिए। मोदी मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। कैबिनेट ब्रीफिंग फैसले को लेकर सामने आएगी। मोदी सरकार की सोच, अनुराग ठाकुर और नरेंद्र तोमर करेंगे कैबिनेट की ब्रीफिंग। शाम 7 बजे मंत्रिपरिषद की बैठक भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कैबिनेट की बैठक, उसके बाद कैबिनेट की ब्रीफिंग, उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। मतलब कैबिनेट की बैठक में क्या तय किया गया ये ब्रीफिंग में बताया जाएगा मीडिया को, और उसके बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होने वाली है। कल ही शपथ ली गई है, आज ही पदभार ग्रहण करने का सिलसिला हमने पूरे दिन देखा है। कैबिनेट की बैठक भी हो गई, अब ब्रीफिंग होने वाली है और कुछ ही देर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी। और यहां तक कि शपथ लेने के पहले भी प्रधानमंत्री ने उन लोगों से जिनको चुना गया था, कल 43 चेहरे जो आपने देखे, उनके साथ एक बैठक की और उनको संदेश दे दिया। और आज ही ये खबर भी आई कि 15 अगस्त तक नए चुने हुए मंत्रियों के दिल्ली छोड़कर बाहर जाने पर एक तरीके की रोक है। उनसे कहा गया है कि आप 15 अगस्त तक कोशिश कीजिए कि बाहर ना जाएं दिल्ली के, आप अपना पूरा फोकस अपने काम पर रखिए, पहले अपने काम को समझिए, आज से ही काम शुरू कर दीजिए क्योंकि सेशन में आपसे बहुत सारे सवाल भी पूछे जाएंगे आपके मंत्रालयों के बारे में। उसकी पूरी तैयारी कीजिए, होमवर्क प्रॉपर कीजिए और उसके बाद वक्त रहते अपने सेट किए गए टारगेट को पूरा कीजिए। कुल मिलाकर आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मोदी के विजन पर चर्चा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को रिफ्लेक्ट करने वाला ये मंत्रिमंडल विस्तार बताया जा रहा है। अगर तो ये विजन क्या दिखाता है और इसमें किस किस तरीके का संतुलन बिठाने की कोशिश की गई है। मोदी की सोशल इंजीनियरिंग। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। या ये सोशल इंजीनियरिंग कैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, सबसे पहले ये देखना जरूरी है क्योंकि जाति, बेशक आजादी के बाद हमारे देश के जो शिल्पी रहे उनकी यही सोच थी कि जाति ने इस देश का बड़ा नुकसान किया है और धीरे धीरे इससे निजात पानी चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि उस जाति की जड़ें और मजबूत होती गईं और यहां तक कि सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक से होते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी ये जड़ें और मजबूत हो गई। लेकिन अब जो सच्चाई है उसको सामने रखकर काम भी किया जाना जरूरी है, इसीलिए आरक्षण की व्यवस्था भी लाई गई। लेकिन राजनीति में संख्या के हिसाब से हिस्सेदारी सुनिश्चित की जाए और अपने हितों को भी सुरक्षित रख लिया जाए, यह मुश्किल काम होता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये मंत्रिमंडल बनाया तो ऐसा लगा कि इन तमाम चीजों को बहुत हद तक एक्यूरेसी के साथ साध लिया गया। जिन 43 मंत्रियों ने शपथ ली, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। जिन 43 मंत्रियों को कल आपने शपथ लेते हुए देखा, उनमें से 36 पहली बार थे और 7 को राज्य मंत्रियों को प्रमोट किया गया था। यहां पर आप देखें, इसमें ओबीसी कितने हैं? 14 हैं। एससी कितने हैं? 9 हैं। और एसटी कितने हैं? 4 हैं। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एक सेकंड इसको रोकिए पहले, हाँ पहले मैं इसको डिस्कस कर लूं। अगर आप इसको देखेंगे तो हमारे देश में जहां सवर्णों की संख्या 30%, 40% के आसपास ओबीसी आबादी बताई जाती है और करीब 17% आबादी इसमें एससी की है और करीब 9% आबादी एसटी की। अब अगर उसका रिफ्लेक्शन आप मंत्रिमंडल में देखें तो यहां देखें 14, 9 और 4 दिखाई दे रहा है। और यहां पर देखें अगर पूरी कैबिनेट का कास्ट कनेक्शन, तो ओबीसी इसमें 27 हो जाते हैं, एससी इसमें 12 हो जाते हैं, एसटी इसमें 8 हो जाते हैं। ओबीसी के बारे में ये 40 से 50% के बीच में अगर इनकी संख्या आप मान लें, एससी की 8.6%, करीब 9% मान ले, ये उल्टा हो गया है बल्कि
SC के सामने आप 17% रखिएगा। SC की आबादी 17% और ST है 8.6%। शेड्यूल्ड ट्राइब 8.6%, 8.4% और SC 17%। अगर इसका रिफ्लेक्शन यहां, ये ध्यान रखिएगा कि आप यहां परसेंटेज में देख रहे हैं, एब्सोल्यूट नंबर्स नहीं है। अब इनको अगर यहां पर जहां कुल मंत्रियों की संख्या 77 हो जाती है, प्रधानमंत्री को अगर मिला लें जो खुद भी OBC हैं तो 78 होती है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो मंत्री कुल मिलाकर 27 हो जाते हैं अब OBC से। अगर आप OBC, SC और ST तीनों को मिला देते हैं तो कुल मिलाकर 61% हो जाता है। ये 78 का जो पूरा यूनिवर्स है उसका अगर आप परसेंटेज वाइज देखेंगे तो ये 61% हो जाता है। 61% OBC, SC, ST को मिलाकर इंश्योर करना, जो लगभग नंबर्स के परसेंटेज के हिसाब से है आबादी में, ये दिखाता है कि संख्या के हिसाब से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर किया गया है। संख्या भारी मिली हिस्सेदारी। अब संख्या भारी मिली हिस्सेदारी हम क्यों कह रहे हैं, जरा वो देख लीजिए। ये जो मिनिस्टर्स हैं इसमें किस राज्य से कितने आते हैं और वो बताता है कि किस राज्य की पॉपुलेशन के हिसाब से, क्या वहां पे आबादी के घनत्व के हिसाब से उनका प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में सुनिश्चित किया गया है। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री आते हैं, सबसे बड़ा सूबा है, और कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आबादी के हिसाब से उसके बाद में आने वाले जो राज्य हैं वहां से 4 मंत्री इंश्योर किए गए हैं। गुजरात से 3 मंत्री बनाए गए हैं। आगे दिखाइए, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा से 2 मंत्री, असम, राजस्थान, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड, मणिपुर, त्रिपुरा, तमिलनाडु से 1 मंत्री। कुल 36 नए मंत्री बनाए गए, 7 राज्य मंत्री प्रमोट हुए। तो जो अभी 43 लोग जो आपको शपथ लेते हुए दिखाई दिए, वो आबादी के हिसाब से अगर राज्यवार बात की जाए तो आबादी के हिसाब से भी वहां रिप्रेजेंटेशन होता हुआ दिखाई दे, ये इंश्योर किया गया। जिसकी जितनी संख्या भारी राज्यवार उसकी उतनी हिस्सेदारी हो, यह सुनिश्चित किया गया। सॉलिड साइंटिफिक विस्तार हुआ। हम क्यों कह रहे हैं सॉलिड साइंटिफिक विस्तार हुआ? वो हमने कुछ एक चीजें यहां पर आपको दिखाई। जाति के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो, आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन इंश्योर हो, और आगे कुछ और पहलू आपसे डिस्कस करने वाले हैं हम, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स का समावेश है। एक एक करके उन फैक्टर्स को उठाना ठीक होगा, और सबसे पहले प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन को ही उठाने की कोशिश करते हैं। हम हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। गुरु प्रकाश पासवान, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अक्सर मेरे साथ आप चर्चा में उनको पाते हैं क्योंकि वो एकेडमिशियन भी हैं, आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी बातें रखते हैं। आलोक शर्मा, धारदार प्रवक्ता कांग्रेस के, और सबसे बड़ी बात कि उतने ही विनम्र भी अशोक भारती, अध्यक्ष हैं अंबेडकर महासभा के। जातिगत समीकरणों को समझाने में आपकी मदद करेंगे प्रोफेसर बद्री नारायण, राजनीतिक विश्लेषक हैं, एकेडमिशियन हैं, कॉलमिस्ट हैं। उनके लिखे हुए कॉलम आप अखबारों में पढ़ते हैं, और खास तौर से जाति वाले मामले को समझाने में उनसे बेहतर कम ही लोग होंगे। प्रोफेसर संजय कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चुनाव विश्लेषक हैं। जब जातियों को राजनीति में चुनावों के प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से देखा जाता है तो प्रोफेसर संजय कुमार से बेहतर उसको कौन समझाएगा। लेकिन सबसे पहले गुरु प्रकाश पासवान, क्या ये काम परफेक्ट हो गया, नियर परफेक्ट हो गया, या अब भी गुंजाइश रह गई? नहीं, देखिए दिनेश जी, ऐसा है कि भारत के राजनीतिक इतिहास में आज तक हमने देखा है कि बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां थी जिन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पे राजनीति तो जरूर की है, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपने परिवार का, और कई केसेस में एक व्यक्ति पे आकर के उनकी पार्टी की सोच सिमट के रह गई है। पहली बार, और सिर्फ जाति के मामले में नहीं, आप देखिए तमिलनाडु से लेकर के त्रिपुरा तक, मैं तो पढ़ रहा था और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि त्रिपुरा से आज तक केंद्रीय कैबिनेट में किसी को सदस्यता मिली ही नहीं थी। मतलब कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा महापाप है ये। मैं देख रहा था कि मणिपुर से राज्यसभा में सांसद हैं, उनको विदेश विभाग में राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। आज तक नॉर्थ ईस्ट से कोई विदेश मंत्रालय में आया ही नहीं था। तो मुझे लगता है कि जातिगत का तो एक बैलेंस क्रिएट किया गया है। और कांशीराम जी हो, बाबा साहेब अंबेडकर हो, उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय 2.0, सोशल जस्टिस 2.0 नेतृत्व से, प्रतिनिधित्व से आएगा। रिप्रेजेंटेशन क्रूशियल डिसीजन मेकिंग पोजीशन पे। देखिए पहले क्या होता था, कांग्रेस के शासन में, अच्छा कोई दलित है तो सामाजिक न्याय मंत्रालय दे दो, कोई दलित है तो लेबर मंत्रालय दे दो। लेकिन पहली बार राजनीतिक इतिहास में ऐसा हुआ है कि दलितों को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिला है, अन्य पिछड़ा वर्ग को उचित सम्मान और प्रतिनिधित्व मिला है, महिलाओं को। इसीलिए मुझे लगता है कि सभी को, मतलब कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सबको खुले बाहों से इसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने यह सोचा था कि हम धीरे धीरे ये जाति से निजात पाएंगे, ये आने वाले दिनों में जाति को और मजबूत करेगा, जातीय पहचान को, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को और बढ़ावा देगा क्या, और संख्या भारी वाली बात करेंगे।
तो पॉपुलेशन से जूझते इस देश में हर कोई संख्या बढ़ाने के बारे में ही सोचने लगेगा तो हमारा क्या होने वाला है ये भी हम समझेंगे सर, लेकिन खैर वो एक बड़ा फिलोसॉफिकल मामला भी हो जाएगा। एक बात जरूर मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर इतना ही इंश्योर किया गया है तो क्या ये जो कहा जा रहा है कि ओबीसी में ये इंश्योर किया गया है कि नॉन यादव ओबीसी हों और जाटव में ये इंश्योर किया गया है कि एससी में इंश्योर किया गया है नॉन जाटव एससी हों, क्या ऐसा है? नहीं, देखिए, मतलब मैं दो पृष्ठभूमि से आपको इसका उत्तर देना चाहूंगा। अगर आप ऐसा कह रहे हैं कि जाति सत्य नहीं है भारत में, तब तो मुझे लगता है कि बहुत ही हास्यास्पद। आपने बिल्कुल नहीं सुना, मैंने जाति सच है और इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है, मैं तो ये कह रहा हूं। बिल्कुल, जाति यथार्थ है, इसलिए जाति को इग्नोर करना या कास्ट ब्लाइंडनेस में कहता हूं, तो कास्ट ब्लाइंडनेस में हमें नहीं रखना चाहिए। जाति एक सच है और नहीं मानते हैं तो अखबार का मैट्रिमोनियल का पन्ना उठा के देख लीजिएगा, आज भी जाति एक मजबूत स्तंभ के रूप में खड़ा है, पहली बात। दूसरा, आपने कहा, काफी माइक्रो एनालिसिस आपने कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि नित्यानंद राय जी केंद्र में गृह राज्य मंत्री हैं, वो यादव समाज से आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे तमाम नेता हैं हमारे पास जिनकी योग्यता, क्षमता, प्रतिभा और सामाजिक प्रतिनिधित्व, उनको देख के सुनिश्चित किया गया है कि सभी चीजों के साथ समावेश और संतुलन बना रहे। ठीक है, और इस हिसाब से तो अब आलोक जी का रुख करना पड़ेगा। आलोक जी, ये क्या बेस्ट एवर कॉम्बिनेशन है क्या? मुझे लगता है अगर बेस्ट एवर कॉम्बिनेशन है तो ये तो मोदी जी के ऊपर 7 साल से जो कर रहे थे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अगर सामाजिक न्याय इस मंत्रिमंडल से ही है तो अटल जी और तमाम जो लोग थे वो शायद वो नहीं कर पाए जो चीज बीजेपी को आज करनी चाहिए पड़ रही है। मुझे लगता है कि ये सब जाति की बात करना और ये सब बेमानी है। समस्या ये है कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल 43 नवरत्न जब फेल हो जाएं तो समझ लीजिए पूरी सरकार फेल। और सरकार को बदलने के लिए जाति का जो मुलम्मा चढ़ाया गया है, ये केवल चुनावी गणित कैसे बैठाया जाए वो है। एक कहावत थी ना, पूरे घर के बदल डालूंगा क्योंकि सब फ्यूज निकले हैं। अरे भाई, आपके इतने बड़े बड़े मंत्री फेल होते हुए नजर आए हैं। पूरे देश ने देखा है कि आपको किस तरह से वित्त मंत्रालय की क्या हालत है। आज एजुकेशन मिनिस्ट्री में 12वीं के बोर्ड के एग्जाम होंगे कि नहीं, जुलाई तक नहीं पता है। हर्षवर्धन जी के लिए हम बार बार रेजिग्नेशन मांग रहे थे, आज चलिए अच्छी। उसके बाद आप देखिए किस तरह से सदानंद गौड़ा जी रहे और खाद की कीमतें बड़ी क्या कम हो जाएंगी। वो अहंकार शिरोमणि रविशंकर प्रसाद जी ने जो देश की और प्रधानमंत्री महोदय की छवि विदेशों में गिराई है, क्या उससे वो वापस आ पाएगी? क्या लेबर मिनिस्टर को हटाने से जो माइग्रेशन लेबर 8-10 करोड़ का हुआ था और सैकड़ों लेबर रास्ते में जाते हुए मर गए, क्या वो वापस आ पाएंगे? मैं फिर भी कांग्रेस पार्टी और देश की जनता की तरफ से हम बेस्ट विशेष देते हैं, गुड विशेष देते हैं कि जो भी मंत्री गवर्नेंस पर मैं आऊंगा और उस पर चर्चा कर लूंगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बात करूं मैं तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बेस्ट दिखाई दे रहा है क्या आपको? देखिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन केवल दिखावे के लिए है। महंगाई बढ़ाकर क्या सामाजिक न्याय मिलता है? आज महंगाई की मार सबसे ज्यादा गरीब झेल रहा है। बेरोजगारी, इसमें आप देखिए, केवल आप टोकनिज्म करेंगे कि मैंने एक यादव बना दिया, दलित बना दिया, राष्ट्रपति दलित बना दिया, क्या यही आपका आधार है? मोदी जी के बिल्कुल सख्त खिलाफ बोल रहे हैं मेरे छोटे भाई गुरु प्रकाश जी। ये तो जाति को इतनी प्रमुखता दे रहे हैं कि हमने जातियों को साध लिया तो पूरा देश साध। क्या यही गवर्नेंस मॉडल था? क्या यही वो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का मॉडल था? पिछले 40 वर्षों में सबसे बड़ा जंबो मंत्रिमंडल है, 78 आज मंत्रालय आप लोगों ने मंत्री बना दिए। क्या महंगाई बढ़ाकर सामाजिक न्याय होता है? क्या गरीबी रेखा से 6.5 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री महोदय के कार्यकाल में नीचे चले जाएं, उससे सामाजिक न्याय होता है? उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट कह रहा है कि ओबीसी के आपने 5,500 पद जो थे वो खा लिए। SC/ST की स्कॉलरशिप 40% घट गई पिछले 7 साल में। क्या उससे न्याय? एक बात बताइए, आप ये मानते हैं, देखिए ये इस बार जो सरकार के सामने पर्चा आया ना, वो पर्चा कभी किसी सरकार के सामने नहीं आया था, कोविड वाला पर्चा। ये अगर यहाँ पर यूपीए होता तो कितना बढ़िया तरीके से सवाल हल कर लेता। वो एक हाइपोथेसिस, वो हाइपोथेटिकल है, नंबर 1। इसलिए गवर्नेंस वाले मामले पे हम चर्चा कर लेंगे। दूसरा, मैं ये भी जानना, मैं आ रहा हूं। सामाजिक न्याय को लेकर अलग अलग सिद्धांत प्रतिपादित किए जा सकते हैं, लेकिन जो पहला है उनमें सबसे पहला कि कौन सी फ्रेटर्निटी कितने लोगों के साथ इस समाज में है, उसका रिप्रेजेंटेशन उसकी संख्या के हिसाब से इंश्योर किया जा रहा है। तो इसको आप बिल्कुल क्रेडिट नहीं देना चाहते क्या?
देखिए, मैं बिल्कुल देना चाहता हूँ, रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, लेकिन किस कीमत पर? एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या उनकी परफॉर्मेंस की उसकी कीमत के ऊपर, क्या उनकी योग्यता को कीमत पर दरकिनार करके? केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है 7 मंत्री ऐसे बना दो जो योगी जी के विरोधी हैं, जो योगी जी के खिलाफ जो धरने पे बैठे हैं, कौशल किशोर जैसे लोग, उनको सबको मंत्री बना दिया ताकि योगी जी को सबक सिखा सके। अरे देश भाई, अभूतपूर्व दिनेश भाई ऐसे मौके से गुजर रहा है। जहां तक बात है कि अभूतपूर्व है, मुझे लगता है कि बेरोजगारी पिछले भी 45 वर्षों में 50 वर्षों में हाईएस्ट। ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे डिलीवरी, इट ऑल बॉइल्स डाउन टू डिलीवरी, और वो नहीं हो रही है, कहना है आलोक जी का। गवर्नमेंट पर चर्चा वो नहीं करना चाहते, गवर्नेंस में बात करना चाहते हैं। लेकिन मैं इधर जो अपने 3 मेहमान हैं और जो जाहिर है इस मामले में ए पॉलिटिकल फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे, आप जरा उनका रुख मैं करना चाहता हूं, फिर मैं आता हूं। गुरुप्रकाश पासवान ने आपके पॉइंटर्स नोट कर लिए हैं आलोक जी, लेकिन पहले अशोक भारती जी, और खास तौर से मैं बता दूं अशोक भारती जी, बद्री जी और संजय जी। संजय जी से मैं इसमें इलेक्शन से जुड़ा हुआ मसला समझना चाहूंगा, उसमें प्रोस्पेक्ट्स कितने बेहतर हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो जानना चाहूंगा। बद्री जी से ये जानना चाहूंगा कि इससे कितना भला एट द एंड ऑफ द डे उस जाति से संबंधित लोगों का होने वाला है। और अभी जरा इससे मैं शुरू करना चाहता हूं संजय जी के साथ, अशोक जी के साथ। अशोक जी, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और इससे एक मैसेजिंग, वो मैसेजिंग हो रही है क्या? देखिए, मैं पहली बात तो बताना चाहता हूं कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो आप बात कर रहे हैं, आप प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देश के किस हिस्से में बात कर रहे हैं? आप बिहार की बात कर रहे हैं, आप गुजरात की बात कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, देश की बात कर रहे हैं? आप इसको राज्यवार अगर आप देश के प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात केंद्रीय मंत्रिमंडल है, मैं समझ गया आपकी बात। मैं हाँ जी, मुझे भी पता है कि देश के, मैं उसी पर आ रहा हूं। अगर आप देश के मंत्रिमंडल के हिसाब से बात कर रहे हैं तो मैं विनम्रता से ये कहना चाहता हूं कि जिन जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो आपने शुरू में कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, मान्यवर कांशीराम का नारा आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रिमंडल के द्वारा अपना लिया है। ये आपका पूरा का पूरा थ्रस्ट था जो पूरी आपने रिपोर्ट पेश की। मैं समझता हूं इसमें बहुत कुछ सुधार की जरूरत है। जैसे सुधार की जरूरत मैं बताता हूं आपको जानकारी होगी कि देश में 35% दलितों की कम से कम 35% जो आबादी है वो उस जाति से आती है जिस जाति का एक प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, दलितों में से। ये बात सही है कि और किसी भी सरकार को, मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए मुबारकबाद देनी चाहिए कि जिन जातियों ने, दलितों में जिन जातियों ने उनको 2019 में वोट देके दोबारा प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने उनके नेताओं को पुरस्कृत किया। ठीक, मुझे लगता है ये राजनीतिक ईमानदारी उन्होंने निभाई है इस जो विस्तार हुआ है। अशोक भारती जी, अगर बातों को नक्शल में मैं कहकर जरा बाकी मेहमानों के पास होकर आता हूं। आपने ये कह दिया कि गुंजाइश है। मैं एक पूछ रहा हूं कि रूम फॉर रिफाइनमेंट, ये गुंजाइश सुधार का कहां नहीं है? यहां पर भी है, लेकिन क्या आप इसको अभी तक सबसे बेहतर मानते हैं? ये पूछने के लिए मैं आपके पास लौटूंगा सर। बद्री नारायण सर के पास जाना चाहता हूं। बद्री सर, बड़े दिनों बाद आपसे मुखातिब हूं, वेलकम सर। ये मैं जानना चाहता हूं, ये आप इसको कैसे देखते हैं? उत्तरोत्तर जातियों की भलाई के हिसाब से अभी तक उठाए जाने वाले कदमों में सबसे बेहतर, या उनमें से एक, या पहले उठाए गए कदम बेहतर है? अशोक भारती जी, अभी आपकी आवाज नहीं ले पाऊंगा सर, आपके पॉइंटर्स ले लिए मैंने, आपके पास लौटूंगा सर जी। दिनेश जी, अगर ऐसे आप पूछेंगे कैटेगरी वाइज तो तय करना मुश्किल होगा, लेकिन ये साफ है कि ये बहुत बेहतर स्टेप है। और क्यों बेहतर है मैं ये जरा बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी है क्या? डेमोक्रेसी हमारे भीतर सोशल एस्पिरेशंस को जगाती है, पावर के एस्पिरेशंस को जगाती है, हमें रिप्रेजेंटेशन की चाह को जगाती है डेमोक्रेसी। तो और ये जो गवर्नमेंट है उस डेमोक्रेसी का रिफ्लेक्शन है, पॉलिटिकल मैनिफेस्टेशन। तो आपको आज नहीं तो कल इन जातियों में जो चाह पैदा हो रही है, एस्पिरेशंस पैदा हो रहा है, उनको तो रिस्पॉन्ड करना ही था। और ये नरेंद्र मोदी और ये पॉलिटिकल पार्टी जानते हुए भी नहीं करती हैं या उसको इधर उधर खेलती हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत साफ साफ उसको रिस्पॉन्ड किया बिना किसी चीज को छुपाए। अब इसमें जो आपका जो सवाल है कि, तो इसको मैं कहता हूँ
और इससे क्या हो रहा है कि जो सोशल पिरामिड है उसको वो वाइडन कर रहे हैं बाय इंक्लूड एज मच एज पॉसिबल सोशल कम्युनिटीज ऑफ ओबीसीज, एमबीसीज एंड दलित। ठीक है। लेकिन आप बहुत सही, आपने इतना अच्छा जो शुरुआत में आज कहीं दिन में मैं दिख रहा था कुछ, तो मेरे ध्यान में वही कांशीराम का जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बात याद आ रही थी। तो ये सचमुच वही प्रयास है, उसी तरह का प्रयास है और इसके बहुत सारे सोशियोलॉजिकल पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं। सर इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफेक्ट्स समझने के लिए सर ये रूल है, इसके साइड इफेक्ट क्या है खासतौर से वो जरूर समझाइएगा। मैं आपके पास अगले बार जब पहुंचूंगा मैं अब संजय जी का रुख करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर बता दूं। एक अहम खबर आपके सामने मैं जल्द लेकर आने वाला हूं। संजय जी से एक सवाल कर ही लेता हूं। संजय जी, ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रोस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए किया है तो बाय डिफॉल्ट हो गया है आनुपातिक प्रतिनिधित्व, या आनुपातिक प्रतिनिधित्व एसेंशियली इंश्योर किया गया है, साथ में अगर चुनावी हित सत्ता है तो ठीक है? डिफॉल्ट हुआ है बाय डिफॉल्ट। इस तरह से मतलब अलग अलग जाति समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जा सकता बाय डिफॉल्ट। बहुत सोची समझी तरीके से जब मंत्रियों का चयन किया गया तो ये देखा गया वो किस राज्य से हैं, किस जाति से हैं। कई कंसिडरेशन रखे गए बट जातीय कंसिडरेशन बहुत केयरफुली सोचा गया। और आप देखिए इसकी वजह बहुत साफ है। 2014-2019 के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी का विस्तार हुआ, जिस तरह से बीजेपी को वोट मिला, उसकी एक खास वजह है कि दलितों का वोट और ओबीसी का वोट उनकी ओर शिफ्ट हुआ बहुत तेजी से। और बीजेपी को अगर 2024 का चुनाव जीतना है और उसके पहले जो तमाम चुनाव आने वाले हैं उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में, तो ओबीसी के वोट को कंसोलिडेट करना और दलित वोट को कंसोलिडेट करके रखना उनके लिए बहुत जरूरी है। इसी वजह से ओबीसी और दलितों को रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में बड़े तादाद में दी गई है। ओबीसी और एससीज को बड़ी तादाद में रिप्रेजेंटेशन क्यों मिला है, उसकी वजह है जो बताई है संजय जी ने, उसको विस्तार से अगर आपको आंकड़ों से समझना है तो मैं आपको जल्दी से वॉल की तरफ ले चलूंगा। लेकिन इस समय जो आपको यहाँ ऊपर शिल्पी दिखाई दे रहा है, इसके क्रेडिट में ये तो आपको डालना पड़ेगा। देखिए, हर काम अपने आप में गुंजाइशें लिए होता है। जब आप रिजल्ट डिलीवर करते हैं उसमें गुंजाइशें होती हैं। गवर्नमेंट और गवर्नेंस, इन दोनों मामलों में अगर आपको तौलना है तो दोनों हिसाब से तौलना होगा। अगली बार जब गुरु प्रकाश जी के पास जाऊंगा तो जरा डिलीवरी की बात भी कर लूंगा, लेकिन पहले आंकड़े दिखाने से पहले यह खबर देख लीजिए। मोदी के नए मंत्रियों के लिए नई चुनौतियां क्या हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। पढ़ाई, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, दवाई, केमिकल, फर्टिलाइजर, हेल्थ, कमाई, एम्प्लॉयमेंट, लेबर, रोजगार के अवसर, ये चुनौती बनी हुई है। मंत्रियों को मोदी का साफ साफ निर्देश है, 15 अगस्त तक दिल्ली नहीं छोड़ेंगे मंत्री। मंत्रालय को समझने, लक्ष्य की तरफ बढ़ने का निर्देश दिया गया है। पहली बार जो मंत्री बने हैं उनको दिल्ली से बाहर निकलने की आजादी 15 अगस्त को ही मिलेगी। लेकिन उससे पहले जरा देखिए ये क्यों किया गया है, क्या ये बात सच है? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। इस बात को प्रकारांतर से पहले अशोक जी ने कहा कि जिन्होंने जिताया उनको इनाम मिला, लेकिन इसमें रिप्रेजेंटेशन की, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की अगर बात आप कर रहे हैं तो गुंजाइश है। इसी बात को दूसरे तरीके से संजय जी ने कहा और यह बात रीइंफोर्स हुई कि जिन मतदाताओं ने अपनी भूमिका निभाई, जाति के हिसाब से वो क्या स्थितियां बनाते हैं इसको देखा गया। लेकिन उन्होंने एक बात और जोड़ दी, ये बाय डिफॉल्ट हुआ है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व को पहले इंश्योर किया गया है, चुनावी हितों को बाद में ध्यान रखा गया है। जरा देख लीजिए कि एक्चुअली क्या हुआ है। यहां पर देश के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो मोदी फैक्टर और बीजेपी का वोट परसेंटेज, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं 2019 और 2014 के संदर्भ में। 51.74% वोट मिले थे 2014 में, और उसके बाद 2019 के इलेक्शन में 55.80%, करीब करीब 56% वोट मिले थे। और इसमें से अगर 2014 और 2019 में सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश से कितने मिले थे वो देखेंगे आप, तो 42.30 से मामला 49.56 पहुंचा था। बिहार वहां पर 29.40 से 23.58%, पश्चिम बंगाल में 16.84%, और यह पहुंच गया था लगभग डबल से भी ज्यादा 40.25%। महाराष्ट्र में यह 27.30 था और लगभग वहीं पर जाकर ठहरा था 27.59%। अब इसमें इसको सेग्रीगेट, इसको जल्दी से देख लीजिए, ये कहां पर कितना वोट मिला था, जल्दी से वो मैं दिखाना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र को इस हिसाब से ध्यान रखिएगा कि वोट लगभग वहीं स्टक कर गया था जहां पर था 2014-2019। पंजाब 8.70, 9.63, मध्य प्रदेश 55 से 58, राजस्थान 50 से 58, गुजरात 59 से 62, कर्नाटक 43 से 51। जल्दी से अगला दिखाइए। मोदी फैक्टर, बीजेपी का वोट परसेंटेज, इसको वैसे भी सेग्रीगेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं कि कास्ट वाइज आपको ये दिखा दें हम
कि किसने कितने वोट दिए थे, कौन सी जाति कितनी, बीजेपी की वोट परसेंटेज के हिसाब से सवर्ण, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम, अन्य। यहां आप देख रहे हैं सवर्णों ने कितने वोट दिए 2019 और 2014 ने 54% पहले थे, 61% हुए। एससी जो 24% थे वो 33% हुए, एसटी जो 38% थे वो 44% हुए, ओबीसी जो 36% थे वो 44% हुए, मुस्लिम जो 9% थे उसमें ये अकेला एक ऐसा घटक था जहां पर आप देखते हैं कमी आई, 8% हुए, और अन्य में अगर आप देखेंगे तो 33 से 38%। सब जगह इजाफा, एक यहां पर छोड़ दीजिए, और इसमें भी अगर आप देखें एससी, एसटी और ओबीसी के हिसाब से तो 24 से 33, 38 से 44, 36 से 44, ये बड़ा मार्जिन है। अब इस बात को लेकर जरा अपने विशेषज्ञों के पास मैं जाऊं, उससे पहले जरा ये भी देख लीजिए जेंडर वाइज भी अगर बात करें, क्योंकि अब 11 हो गई है महिलाओं की तादाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में, पहले 4 से अब 7 ने और शपथ ले ली, अब कुल मिलाकर 11 हो गए। तो अगर ये आप देख लें कौन सी जाति कितनी, भारतीय जनता पार्टी के इसमें जेंडर हिसाब से देखें आप, महिला पुरुष वोट परसेंटेज, महिलाएं पहले 36%, पुरुष 39%, साल 2019 की बात कर रहा हूं मैं, 39% और 36% ये था जो वोट मिले थे, ओवरऑल यूनिवर्स जो वोट का इनका रहा करीब 59%, उसमें से मैं बात कर रहा हूं। और ये बताता है कि इस बार महिलाओं को जो 11 चेहरे आपको दिखाई देते हैं आप मंत्रिमंडल में, वो भी ऑल टाइम हाई में से एक है। इस पर हम बात करने के लिए आइए हम मेहमानों के पास चलते हैं। गुरु प्रकाश पासवान साहब, उपकृत किया गया है जातियों को रिप्रेजेंटेशन देके, इनाम मिला है? नहीं, देखिए मैं सुन रहा था और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे, देखिए दुख की बात ये है कि कांग्रेस पार्टी के लोग आजकल शव, लाश, कब्रिस्तान, इनके बिना उनका कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं होता है। मैं कहने को कह सकता था कि सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा मौतें कौन से प्रांत में हुई और वहां किस पार्टी का शासन है, लेकिन अभी चर्चा का विषय ये नहीं है। देखिए दिनेश जी, कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। 2014 के बाद से कुछ वर्गों का मठाधीशी समाप्त हो गया है, तो उनको सहन नहीं होता है, और आरक्षण पे तो हमले पहले से होते आ रहे हैं। आरक्षण पे प्रतिभा के नाम पे, योग्यता के नाम पे, क्षमता के नाम पे ये आक्रमण बहुत दिनों से हो रहे हैं। अशोक भारती जी बैठे हैं, अशोक भारती जी वर्षों से, उन्होंने पूरा अपना जीवन इस विषय पे लगाया हुआ है, उनसे पूछिएगा, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इस पैनल में भी सामाजिक विविधता रिफ्लेक्ट हो रही है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हर इंस्टीट्यूशन में, अभी तो मिनिस्ट्री में आई है, लेकिन मैं सुनिश्चित करना चाहता हूँ, जब ये कहा कि ये स्मशान के बगैर और इसके बगैर बात पूरी नहीं होती, तो मुझको पिछले विधानसभा चुनाव याद आ गए उत्तर प्रदेश के, और इसमें अगर आप कांग्रेस की तरफ उंगली उठा रहे हैं तो थोड़ा सा आपको अपनी तरफ भी देखना पड़ेगा। आलोक शर्मा जी की तरफ जाता हूं। आलोक शर्मा जी, तोहमतें लगाना आसान है, तारीफ भी कर दीजिए कभी। देखिए, मैंने तो सबसे पहले कहा कि हमारा पूरी तरह से बेस्ट विशेज हैं, गुड विशेज हैं। जो भी मंत्री हैं वो अच्छे से काम करें, अपने मंत्रालय की जो भी काम करने की तरीके हैं उसको बदलें, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें कमियां रही हैं पहले, तभी उनको मौका मिला है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि आज ये सोची समझी चाल नजर आ रही है देश को कि जाति और राज्य को, चुनाव को साधा जाए। अगर ऐसा है कि जिसका वोट उसका मंत्री, तब तो ब्राह्मण और वैश्य समाज अपने आप को आज ठगा हुआ महसूस कर रहा होगा। लेकिन मैं इस डिबेट को जाति पर नहीं ले जाना चाहता। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि आज आप मंत्री तो बना रहे हैं उनको, लेकिन आज तक जो 7 साल का इतिहास है, मंत्रालयों को पीएमओ ने चलाया है। मंत्री केवल अंधभक्त की तरह ट्रोल आर्मी रहे हैं कि किस तरह से राहुल गांधी के खिलाफ ट्वीट किया जाए। नहीं, आपने एक इम्पोर्टेंट बात कही है, और थोड़ा सा मैं इसमें जुड़ा हुआ एक गैर राजनीतिक पहलू भी समझना चाहता हूं। आलोक जी, इजाजत दीजिए मुझको प्लीज, आपके पास लौटता हूं। सर, ब्रीफिंग, कैबिनेट की ब्रीफिंग होने वाली है सर कुछ ही देर में। आज की कैबिनेट मीटिंग में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसकी जानकारी आप सबको देने के लिए विशेष तौर पर पहले तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा कि पिछले वर्ष 15 मई 2020 को माननीय वित्त मंत्री जी ने 1 लाख करोड़ के एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की थी, और उसके बाद 1 फरवरी 2021 को माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में ये भी घोषणा की थी कि इसमें एपीएमसीज को जोड़ा जाएगा। और बड़ी बात यह है कि एपीएमसीज का और सशक्तिकरण हो, उनके माध्यम से और किसानों को लाभ मिल सके, उस दृष्टि से बड़ा निर्णय किया गया है कि ये जो 1 लाख करोड़ रुपया है, इसको एपीएमसीज के माध्यम से अलग अलग आधारभूत ढांचा बनाने के कैसे अवसर दिए जा सकें, जिसकी विस्तृत जानकारी माननीय कृषि मंत्री जी आपको देंगे।
इसके अलावा जो हमारा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, उसको ही कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट 1979 में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं कि जिसमें चेयरमैन की पोस्ट को लेकर उसकी बजाय उसमें और प्रोफेशनलिज्म आए, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन और सीईओ को बनाने का निर्णय किया गया है। इसमें भी कोकोनट के उत्पादकों को उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री को बल मिलेगा। पहले निर्णय में जहां एपीएमसी के माध्यम से देश भर के किसानों को और लाभ देने का काम किया है, जैसा पहले ई-नैम्स के माध्यम से भी मंडियों को और मजबूत करने का काम किया, एक के बाद दूसरा निर्णय मोदी सरकार में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो लिए हैं वो एपीएमसीज को मजबूत करने के लिए उस पर विस्तृत जानकारी माननीय मंत्री जी देंगे। जो दूसरा विषय हेल्थ से रिलेटेड है, क्योंकि पिछले वर्ष के बाद ही लगातार कोरोना से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम केंद्र सरकार ने भी उठाए, राज्य की सरकारों की मदद करने का काम भी किया। आपको याद होगा इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ फंड जो हमने किया था पिछली बार, वो 15,000 करोड़ रुपया सबसे पहली मदद के रूप में केंद्र सरकार ने राज्यों को अपनी टेस्टिंग फैसिलिटीज, लैब्स और बाकी आधारभूत ढांचा हेल्थ से रिलेटेड सुधारने के लिए दिया था। उसके बाद ये भी निर्णय किए कि एसडीआरएफ का पैसा भी कोविड की लड़ाई में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये निर्णय भी उस समय हुआ था कि नेशनल हेल्थ मिशन के पैसे को भी उसमें उपयोग किया जा सके, क्योंकि कोविड से जंग जीतेंगे हम। इसमें लगातार केंद्र ने राज्यों की मदद करके एक टीम के रूप में काम किया और आज एक बड़ा निर्णय फिर इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2, जिसको 23,123 करोड़ रुपए का आज उस पर निर्णय लिया है। इसमें भी राज्यों को अगर भविष्य में कोई ऐसी स्थिति आती है कि कोविड से लड़ना पड़े, तो जैसा हमने पहले भी कहा था कि बाल चिकित्सा के लिए पेडियाट्रिक्स और बाकी सब सुविधाएं और बाकी भी सब, उस पर माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई वो भी आपको उस पर जानकारी देंगे। मैं पहले आग्रह करता हूं आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी से, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी, और उसके बाद माननीय मनसुख भाई उसके बाद स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देंगे। इस अवसर पर उपस्थित हमारे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री माननीय श्री मनसुख भाई मांडविया जी और हमारे सूचना प्रकाशन मंत्रालय के नवनियुक्त मंत्री माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी, सचिव कृषि डीजी साहब और उपस्थित मित्रों, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आप सबके समक्ष विषय रखा कि आज मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में बैठक में कृषि एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से संबंधित अनेक निर्णय हुए। कृषि मंत्रालय से संबंधित जो निर्णय हैं, विगत 7 वर्षों के आप सब भी साक्षी हैं। लगातार भारत सरकार के निर्णय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कृषि और किसान के प्रति प्रतिबद्धता है, उसके परिचायक हैं और वो प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में एक बड़ा क्षेत्र है जहां नारियल की खेती होती है। नारियल की खेती का में उत्पादन बढ़े, उनके किसानों को सहूलियतें दी जा सके, उनकी उत्पादकता बढ़े, और इस सारे काम को देखने के लिए नारियल बोर्ड 1981 में अस्तित्व में आया था। इस नारियल बोर्ड के एक्ट में हम लोग संशोधन करने जा रहे हैं। एक तो बोर्ड का जो अध्यक्ष है वो गैर शासकीय व्यक्ति होगा, उसी परिक्षेत्र से होगा, किसान पृष्ठभूमि में होगा और जो फील्ड की गतिविधियों को ठीक प्रकार से समझ सके। और एग्जीक्यूटिव पावर के लिए
एक सीईओ होगा, उसके अंदर एक्यूट पावर निहित रहेंगी। बोर्ड में 2 प्रकार के सदस्य हैं। एक प्रकार है केंद्र सरकार द्वारा नामित कुछ राज्य जो उसमें प्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं। दूसरी श्रेणी ऐसी है जो बाकी राज्य बचते हैं, वो चक्रानुक्रम से उसमें जुड़ते जाते हैं और उनका कार्यकाल समाप्त होता जाता है। इस बार हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि केंद्र सरकार जिन 4 सदस्यों को नॉमिनेट करती है उनकी सदस्य संख्या बढ़ाकर 6 की गई है और अब आंध्र प्रदेश और गुजरात भी उसमें मेंबर होंगे। यह भी परिवर्तन करने हम जा रहे हैं। तीसरा इस क्षेत्र में परिवर्तन है कि नारियल बोर्ड अभी तक भारत के भीतर बोर्ड की गतिविधि हो, नारियल की खेती हो, इस दृष्टि से काम कर सकता था, विचार कर सकता था, योजना कर सकता था, उसे क्रियान्वित करने की कोशिश कर सकता था। लेकिन अब नारियल की खेती और नारियल के किसान को और लाभ हो, इस दृष्टि से वह भारत के बाहर भी गतिविधि की आवश्यकता है तो बोर्ड उस पर विचार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ऐसे 3-4 प्रकार के संशोधन निश्चित रूप से इस दिशा में हुए हैं। दूसरा आप सबको ध्यान में है और मैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए मित्रों को भी कहना चाहता हूँ। आमतौर पर ये कहा जाता है कि नए कानून आए उससे एपीएमसी ख़त्म हो जाएगी। आप सबके ध्यान में है कि भारत सरकार ने जो कुछ भी समय समय पर कहा है उसको करने का सदप्रयत्न किया है और जो घोषणा बजट में भारत सरकार की होती हैं उनको भी क्रमशः हम पूरा करते हैं। जब इस बार बजट आया था तो ये कहा गया था कि मंडियां समाप्त नहीं होंगी, मंडियों को और मजबूत किया जाएगा, मंडियों को और संसाधन मिले इस दृष्टि से प्रयत्न किया जाएगा और जो कृषि अवसंरचना फंड 1 लाख करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, उस 1 लाख करोड़ के फंड का उपयोग ये एपीएमसी कर सकेंगी। तो बजट की जो घोषणा थी उस घोषणा को पूर्णता प्रदान करने की दृष्टि से आज मंत्रिपरिषद में यह विषय आया। तो आज मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार एपीएमसी भी अब उसके लिए पात्र होंगी और वो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का अपने संसाधन बढ़ाने की दृष्टि से किसानी के लिए अधोसंरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से उपयोग कर सकेंगे। इसी के साथ साथ राज्य सरकार और राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव की फेडरेशंस हैं या स्व सहायता समूह के फेडरेशन हैं, वो भी इसकी पात्रता की सूची में आज के निर्णय के बाद आ जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने इसमें ये प्रावधान किया था कि कोई व्यक्ति, संस्था, सहकारी समिति, एफपीओ, एग्री स्टार्टअप, किसानों का समूह, ये सब लोग अगर आएंगे तो एक संरचना बनाएंगे तो उसके लिए 2 करोड़ रुपए तक का लोन, जिस पर सरकार की गारंटी होगी और 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज की छूट होगी। स्वाभाविक रूप से हम सब इस बात को जानते हैं, कई बार व्यक्ति भी इतना क्षमतावान हो सकता है कि एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट वो कर सके। संस्थाओं की क्षमताएं तो निश्चित रूप से और भी होती हैं। इसलिए आज हम लोगों ने ये भी निर्णय किया है कि यदि व्यक्ति एक से अधिक प्रोजेक्ट करेगा लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 25 होगी और ये परियोजनाएं अलग अलग गांव क्षेत्र में करना पड़ेगी, वो एक स्थान पर 10 परियोजनाएं नहीं कर सकता। तो अगर वो 25 तक भी परियोजनाएं करता है तो हर परियोजना को अलग अलग 2 करोड़ रुपए तक ब्याज पर छूट और गारंटी की पात्रता रहेगी। राज्य सरकार की जो एजेंसियां हैं या राष्ट्रीय और राज्य स्तर की जो कोऑपरेटिव्स हैं, फेडरेशंस हैं, ये लोग पर ये बंदिश लागू नहीं होगी।
वो 25 से अधिक भी, लेकिन विकेंद्रीय रूप से अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं तो अलग अलग प्रोजेक्ट मानकर उनको छूट देने की पात्रता निश्चित रूप से रहेगी। इस दृष्टि से हम लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया है और मंडी के मामले में ये भी निर्णय किया है कि मंडी का जो परिक्षेत्र है, मतलब एक मंडी का परिसर हो गया, लेकिन कृषि उपज मंडी जिस पूरे कमांड क्षेत्र में काम करती है, उस कमांड क्षेत्र में अगर वो एक से अधिक परियोजनाएं बनाएगी अपने किसानों के लिए, तो उसको भी इस प्रकार की पात्रता रहेगी। इस दृष्टि से आज के ये निर्णय निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और इस योजना की हम लोगों ने अवधि बढ़ाने के लिए भी निर्णय किया है। मैं समझता हूँ इस निर्णय से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और आज इसका दायरा काफ़ी बढ़ गया है। और विशेष रूप से जो बात कही जाती थी कि एपीएमसी खत्म हो जाएंगी, एपीएमसी खत्म नहीं होंगी। कृषि कानून लागू होने के बाद भी कृषि उपज मंडी को करोड़ों रुपए का साधन भारत सरकार की ओर से इस इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में से उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वो सशक्त होंगी, उनके आय के साधन बनेंगे और अधिक किसानों के लिए वो उपयोग में आ सकेगी। प्रमुख रूप से मुझे इस अवसर पर इतना ही कहना था। नमस्कार। आदरणीय तोमर साहब, आदरणीय अनुराग जी, सेक्रेटरी एग्रीकल्चर और सभी पत्रकार बंधु भाइयों एवं बहनों, आज हेल्थ के संदर्भ में कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया है। आप सब लोगों को पता है कि अप्रैल 2020 में पहला पैकेज इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज के रूप में 15,000 करोड़ रुपीस का दिया गया था और ये पैकेज का अच्छी तरह से उपयोग भी हुआ और उसका रिजल्ट भी आया। आपने देखा होगा कैटेगरी 1 में कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल हमारे पास 163 थी, वो बढ़ के 4,389 हो गई। कैटेगरी 2 में डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर उस वक्त हमारे पास था ही नहीं। ये पैसा का उपयोग करके 8,338 हमने डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर बना लिया। वैसे ही कैटेगरी 3 में डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर आज 10,011 हमारे पास बन चुके हैं। ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स हमारे पास 50,000 ओनली थे, उसको बढ़ा के 4,17,396 आज के दिन में हो चुका है। इस तरह से ये 15,000 करोड़ रुपीस का उपयोग हुआ और उसका फायदा भी हमें हुआ। सेकंड वेव्स में हमें जो दिक्कतें हमारे सामने आई, जो समस्याएं हमारे सामने आई, वो भविष्य में हमारे सामने इस स्थिति को हम भविष्य में कैसे निपटे, उसके लिए ये पैकेज 2 लाया गया है। पैकेज 2 में कुल मिला के 23,123 करोड़ रुपीस 23,000 करोड़ रुपीस का एक पैकेज है। ये पैकेज में कुल मिला के केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ में मिलके उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और ये पैसा स्टेट को दिया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से 15,000 करोड़ रुपीस दिया जाएगा और राज्य सरकार 8,000 करोड़ रुपीस निकालेगी। सभी के साथ, सभी स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंसल्टेशन के आधार पर कौन सी व्यवस्था करने की आवश्यकता है। सेकंड वेव्स में हमने देखा कि देश में बेड आज के दिन में जो पीक पर पहुंचा था सेकंड वेव्स, तो क्या स्थिति थी, उसको देखते हुए क्या करना चाहिए। देश में भविष्य में ऑक्सीजन की क्राइसिस ना खड़ी हो, उसके लिए क्या करना चाहिए। सभी स्टेट के साथ विस्तार से कंसल्टेशन हुआ।
क्रिटिकल मेडिसिन की कोई किल्लत ना हो, उसके लिए भी व्यवस्था भविष्य के लिए बनाने के लिए, और भविष्य में बच्चों में कोविड का फैलावा हो तो उसके सामने हम कैसी व्यवस्था करें, एक कुल मिला के ये सारे विषय को जोड़ के ये पैकेज बनाया गया है। उसके अलावा कई ऐसी व्यवस्था है जिस व्यवस्था हमें सेंट्रल और इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम उसके सामने अच्छी तरह से उसका उपयोग करके कोविड क्राइसिस के सामने लड़ सके। क्या हम टेलीमेडिसिन का यूज़ नहीं कर सकते? क्या हम टेली कंसल्टेशन नहीं कर सकते? उसके लिए एक अच्छी फैसिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते? उसके लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है। उसके अलावा ये सारी पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन जब स्टेट गवर्नमेंट करने के लिए जाए तब सभी स्टेट में अलग अलग व्यवस्था होती है, अलग अलग सैलरी होती है। हमने प्रावधान रखा है कि अगले दिनों में 9 महीने तक, मतलब जुलाई टू मार्च तक देश में मेडिकल इंटर्न हो, रेसिडेंट डॉक्टर हो, फाइनल ईयर्स में जीएनएम स्टूडेंट हो, बीएससी नर्सिंग में स्टडी करता हो ऐसे स्टूडेंट हो, उसकी सेवा भी लेने की आवश्यकता हो तो ले सके। इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट व्यवस्था करे और व्यवस्था में भी इस पैकेज से सहयोग मिलेगा। उसके उपरांत देश में 736 डिस्ट्रिक्ट में पीडियाट्रिक केयर यूनिट बनाने के लिए भी उसमें प्रावधान रखा गया है। हर स्टेट में पीएससी और सीएससी लेवल पर हम बेड निर्माण कर सके, उसके लिए 2,44,000 बेड बनाने की व्यवस्था और उसका प्रावधान इस पैकेज में किया गया है। 20,000 आईसीयू बेड निर्माण करने के लिए भी इस पैकेज में व्यवस्था की गई है और उसमें 20% बच्चों के लिए विशेष हो, उसका हाइब्रिड यूज हो सके। बच्चों पेशेंट के रूप में आए तो वो आईसीयू में उसके लिए भी उपयोग हो सके और बड़े लोग आए उसके लिए भी उपयोग हो सके। ऐसा हाइब्रिड व्यवस्था खड़ी करने के लिए भी हमने उसमें प्रावधान किया है। कुल मिला के कभी आवश्यकता हो जाती है, कोई क्षेत्र में बढ़ गया, महामारी बढ़ी, तो उसके लिए हमें एक बड़ी साइज का फील्ड हॉस्पिटल बनाने की आवश्यकता हो गई। तो उसके लिए भी 5,000 बेड और 2,500 बेड ऐसा करके 100 और 50 यूनिट में हम बना सके, उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। इस बार हमने देखा कि ऑक्सीजन की डिमांड जिस तरह से बढ़ी, कई लोकेशन पर प्रोडक्शन था लेकिन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भी बहुत दिक्कत आई। तो ऐसी स्थिति भविष्य में निर्माण न हो जाए, उसके लिए भी हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 10,000 लीटर क्षमता की व्यवस्था, हमने स्टोरेज क्षमता की व्यवस्था हर डिस्ट्रिक्ट पर 10,000 लीटर स्टोरेज की व्यवस्था हो। ये 9 महीने में हमें सारी व्यवस्था करें, जैसे कि भविष्य में ऐसी कोई स्थिति निर्माण हो जाए तो उसका सामना हम अच्छी तरह से कर सके। जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाना होता है, जब पेशेंट को घर से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, उसके लिए भी हमने इस पैकेज में व्यवस्था की है। कुल मिला के मेडिसिन की भी किल्लत ना हो जाए, सेंट्रल लेवल पर भी बफर स्टॉक के लिए, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी 1 करोड़ रुपीस की मेडिसिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रोक्योर करके बफर स्टॉक कर सके, ऐसी भी व्यवस्था इस पैकेज में की गई है। कुल मिला के भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजनापूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। मुझे विश्वास है कि इस पैकेज का इम्प्लीमेंटेशन 9 महीने में किया जाएगा और भविष्य में कोविड की जो स्थिति बढ़े तो उसका हम अच्छी तरह से सामना कर पाएंगे।
धन्यवाद। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।